नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस प्राप्त ज्ञान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम क्वेश्चन पेपर की सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लाइब्रेरियन 2022 में जो एग्जाम लिया गया था अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, उसी को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारे इसी क्वेश्चन पेपर की सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है? निम्न में से कौन सी सेवा के बीच समय एक महत्वपूर्ण घटक है? टाइम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिटवीन। बताइए, इनमें से कौन सी सेवा के मध्य समय जो है वो एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में है? ये यहाँ पूछा है, महत्वपूर्ण घटक के रूप में पूछा है। अब ऑप्शन देखिए, तो संदर्भ एवं प्रलेख सेवा, रेफरेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस। दूसरा है अनुक्रमणिका और सारकरण सेवा, यानी इंडेक्सिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग सर्विस। तीसरा है प्रस्तुत संदर्भ सेवा और दीर्घकालीन संदर्भ सेवा, रेडी रेफरेंस सर्विस और लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। एक है कैश एंड एसबीआई, कैश यानी CAS, ठीक है, करंट अवेयरनेस सर्विस एंड सेलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है, SDI। अब यहाँ आपको बताना है कि समय जो है वो एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में इनमें से किसके बीच कार्य करता है? प्रस्तुत संदर्भ सेवा जो है, रेडी रेफरेंस सर्विस, क्या होती है? आप जरा इसकी थोड़ी सी वो परिभाषा मुझे समझाएं कि त्वरित संदर्भ सेवा से यानी रेडी रेफरेंस सर्विस से आप क्या समझते हैं? इस सेवा के अंतर्गत पाठकों को जो सूचना दी जाती है, सूचना जो भी वहां प्रदान किया जाता है वो कम समय में यानी तुरंत प्रभाव से दी जाती है, इसीलिए इसे त्वरित रूप दे रहे हैं, यानी रेडी रेफरेंस बोल रहे हैं। यानी किसी पाठक ने हमसे कोई सूचना मांगी और वो सूचना हमने तुरंत से पाठक को उपलब्ध कराई, इसे कहते हैं रेडी रेफरेंस सर्विस, यानी त्वरित संदर्भ सेवा। ठीक है, इस प्रकार की जो सेवा होती है, इस सेवा के अंतर्गत कुछ संदर्भ स्रोत जो मुख्य रूप से प्रयोग में लिए जाते हैं वो ऐसे गजेटियर है, शब्दकोश है, निर्देशिका है, वार्षिकी है। इनमें मतलब रेडी रेफरेंस सर्विस की श्रेणी में ये आते हैं, यानी इनके द्वारा हम तुरंत प्रभाव से पाठक को कोई सूचना उपलब्ध करवा सकते हैं। क्लियर हुआ? अब हम दूसरा कह रहे हैं कि एक होती है दीर्घकालीन यानी लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। दीर्घकालीन जो संदर्भ सेवा होती है, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, उसमें क्या होता है कि मान लो किसी पाठक ने कोई सूचना मांगी, ठीक है, अब उस सूचना की जैसे सूचना है, उस सूचना का समाधान करने के लिए हमने उसको जो सूचना हमने प्रदान की वो तुरंत प्रदान नहीं की, यानी हमने जैसे उसने मांगी हमने उसे तुरंत प्रोवाइड नहीं कराई, कुछ समय बाद उसे हमने दी, यानी या तो 1 दिन बाद या 10 दिन बाद या 5 दिन बाद, यानी इसलिए हम उसे कह रहे हैं दीर्घकालीन लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। हमने वो संदर्भ सेवा दी तो है लेकिन कुछ समय बाद दी है, यानी जैसे ही हमसे पाठक ने मांगी हमने उसे तुरंत नहीं दी, हमने कुछ समय लिया और कुछ समय बाद पाठक को वो सूचना प्रोवाइड कराई। इसे हम कह रहे हैं दीर्घकालीन संदर्भ सेवा। यानी तो प्रस्तुत में यानी जो त्वरित संदर्भ सेवा है या प्रस्तुत संदर्भ सेवा है, उसमें हम लोग तुरंत प्रभाव से उसे सूचना दे रहे हैं और दीर्घकालीन में हम कुछ समय बाद दे रहे हैं, यानी इन दोनों के बीच जो टाइम है वो एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में है, एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में है। ठीक है, यानी बहुत कम समय में जो सूचना दी जा रही है वो प्रस्तुत संदर्भ सेवा और जो बहुत ज्यादा समय में दी जा रही है वो दीर्घकालीन संदर्भ सेवा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इन दोनों सेवा के मध्य जो समय है यानी टाइम जो है वो एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आया होगा। डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने कार्यों और उद्देश्यों के आधार पर संदर्भ सेवा को 2 भागों में विभाजित किया था, जो इसी प्रकार थे, प्रस्तुत और दीर्घकालीन। यानी कार्य और उद्देश्य, इन दोनों के आधार पे रंगनाथन द्वारा ही
इनको दो भागों में बांटा था। किसको? संदर्भ सेवा को। क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट समझ पाए होंगे। ये दोनों प्रकार आपने पढ़े हैं, प्रस्तुत संदर्भ सेवा या फिर त्वरित संदर्भ सेवा, जो तुरंत प्रभाव से दी जाए, एक दीर्घकालीन संदर्भ सेवा। इन दोनों सेवाओं को रंगनाथन द्वारा परिभाषित किया गया था। ठीक है, संदर्भ सेवा को दो प्रकार में विभाजित किया रंगनाथन द्वारा, जो ये थे प्रस्तुत और दीर्घकालीन। इन दोनों में ही समय जो है वो एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? अब आगे बढ़े। मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 67 में कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है ना? अब आगे बढ़े तो आगे क्वेश्चन नंबर 68, इसे पढ़िए कि प्रति माह के शोध ग्रंथ की एक क्रमिक सूचना किस पत्रिका से प्राप्त की जाती है। यानी महीने में, हर महीने कौन सा ग्रंथ प्रकाशित हो रहा है, उसकी एक क्रमिक सूचना जो है वो हमें किस में मिलती है। इनमें से आप बताइए, इंडेक्स इंडिया या हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस या यूनिवर्सिटी न्यूज या इंफॉर्मेशन टुडे और टुमारो। ठीक है, आप इनमें से मुझे आंसर दें कि प्रति माह के शोध ग्रंथ की एक क्रमिक सूचना किस पत्रिका से प्राप्त की जाती है। ठीक है, यहाँ यूनिवर्सिटी न्यूज जो है उससे प्रति माह के शोध ग्रंथ की एक क्रमिक सूचना प्राप्त की जाती है। समझ गए? विश्वविद्यालय से संबंधित सभी प्रकार की जो जानकारी दी जाती है वो सभी यूनिवर्सिटी न्यूज में दी जाती है। जैसे मान लो विश्वविद्यालय में कोई शोध कार्य हो रहा है तो उसकी अगर जानकारी दें तो वो यूनिवर्सिटी न्यूज के जरिए देंगे, या फिर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है या फिर कोई और अलग गतिविधियां हो रही हैं तो उन सभी की जो जानकारी है वो यूनिवर्सिटी न्यूज में समाहित होती है। ठीक है, यूनिवर्सिटी न्यूज के जरिए उस सूचना को हम पत्रिका में प्रकाशित करते हैं। ठीक है ना? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 69, एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस। एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन के प्रकाशक हैं। एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन इज पब्लिश्ड बाय, ऑप्शन नंबर 1 है DRTC, ऑप्शन 2 निस्केयर, ऑप्शन 3 ILA और ऑप्शन 4 है डेलनेट। ठीक है, ये यहाँ पूछा है कि 69 जो क्वेश्चन है उसमें ये बोला है कि एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन के प्रकाशक हैं, यानी इसको किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आप लोग आंसर दें, किसके द्वारा? निस्केयर के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। निस्केयर क्या है? आप सभी को पता है कि निस्केयर नाम की एक संस्था है जो कब अस्तित्व में आई? निस्केयर कब अस्तित्व में आई? 2002 में। किन्हीं दो संस्थाओं को मिला के इसकी स्थापना की गई थी। वो दो संस्था कौन कौन सी थी? दो संस्था के विलय से निस्कॉम और इंसडॉक, इन दोनों संस्थाओं का विलय हुआ वर्ष 2002 में, जब हमें ये संस्था मिली निस्केयर। ठीक है, समझ गए यहां तक सभी? निस्केयर के द्वारा ही एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है ना? निस्केयर संस्था के द्वारा ही इस एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। अभी यहाँ पेपर में पूछा है, आगे भी पूछा जा सकता है कि निस्केयर के द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। तो एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है ना? निस्केयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विज्ञान संचार को प्रोत्साहित करने का उसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है।
कि विज्ञान संचार को प्रोत्साहन देना, या फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी में जो सामयिक या पारस्परिक ज्ञान प्रणाली है उससे संबंधित जो भी सूचना होती है उनको संग्रहित करके रखना या उनका संवहन करना सभी सूचनाओं का, ये इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है स्केयर का। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17, ऐसा स्रोत जिसमें वर्तमान जानकारी वितरण और सांख्यिकीय रूप में कुछ बार विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित होती है वह कहलाता है। In annual volume of current information in descriptive and statistical form, sometimes limited to specific field is known as। इनमें से आपको बताना है कि वो पंचांग होगा, एल्मनक या वार्षिकी ग्रंथ, ईयरबुक, निर्देशिका यानी डायरेक्टरी, हस्त पुस्तिका यानी हैंडबुक, इनमें से कौन सा होगा? आपको वो आंसर देना है कि वार्षिकी ऐसा स्रोत जिसमें वर्तमान जानकारी वितरण और सांख्यिकीय रूप में। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? यहाँ जो आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वार्षिकी ग्रंथ यानी ईयरबुक। ईयरबुक का जो मुख्य उद्देश्य माना जाता है वो किसी निश्चित वर्ष के दौरान जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, या तो वो सांस्कृतिक हो या राजनीतिक हो या भौगोलिक घटनाएं हो, उन सभी को प्रकाशित करना होता है वार्षिकी ग्रंथ के जरिए। ठीक है, यानी वार्षिकी ग्रंथ नाम की पत्रिका में इन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, इस स्रोत में वर्तमान जानकारी जो दी जाती है वो किसी विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित होती है। ठीक है, यहाँ जो पूछा है, ऐसा स्रोत जिसमें वर्तमान जानकारी वितरण और सांख्यिकीय रूप में कुछ विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित होती है, वो वार्षिकी ग्रंथ में दी जाती है। यानी या तो वो सांस्कृतिक होगा या फिर वो भौगोलिक होगा या राजनीतिक होगा, एक अलग से किसी एक विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित जानकारी देना वार्षिकी ग्रंथ में दिया जाता है। ठीक है, वार्षिकी ग्रंथ के जो स्रोत हैं वो भी कुछ स्रोत दिए हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो उनको भी आप थोड़ा याद रखना क्योंकि पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक यूरोपा ईयरबुक। ठीक है, यूरोपा ईयरबुक जो है वो एक एग्जाम्पल है वार्षिकी ग्रंथ का, वो पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप थोड़ा सा इनको ध्यान रखें। ठीक है, यूरोपा ईयरबुक। दूसरा अगर मैं मानूं तो स्टेट्समैन्स ईयरबुक। यूरोपा ईयरबुक हो गया एक स्टेट्समैन्स ईयरबुक, ये भी वार्षिकी ग्रंथ का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक इंटरनेशनल ईयरबुक, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो पूछे जा सकते हैं आपसे, इनको पर्टिकुलर नाम देके कि किसका एग्जाम्पल है, तो वार्षिकी ग्रंथ के अंतर्गत ये आते हैं। एक स्टेट्समैन्स हू नाम से भी आता है, वो भी वार्षिकी ग्रंथ में शामिल है। ठीक है ना, तो ये कुछ स्रोत है जो वार्षिकी ग्रंथ के स्रोतों की श्रेणी में आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बस कि यहाँ क्वेश्चन जो पूछा था वो ऐसे स्रोत जिनमें वर्तमान जानकारी सांख्यिकीय रूप में उस विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित होती है, वो वार्षिकी ग्रंथ के अंतर्गत मानी जाती है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 71। और देखिए आप लोग, उपभोक्ता को आवश्यक जानकारी या डेटा के उपयुक्त स्रोत तक पहुंचाने वाली सेवा को कहा जाता है। बताइए, क्वेश्चन पढ़िए। ए सर्विस which directs a user to an appropriate source of information or data required is known as services।
कौन सी सर्विस होती है जो उपभोक्ता को आवश्यक जानकारी या डेटा के उपयुक्त स्रोत तक पहुंचाती है, उस सेवा का नाम आपको बताना है। ठीक है, यहाँ ऑप्शंस में दिए हैं संदर्भ सेवा यानी रेफरेंस सर्विस, एसडीआई यानी सेलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन सर्विस, ये प्रत्याशित सेवा यानी एंटिसिपेटिंग, और रेफरल सेवा यानी रेफरल सर्विस। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि किसी आवश्यक जानकारी या डेटा के उपयुक्त स्रोत तक पहुंचाने का काम कौन सी सेवा करती है। अब देखिए यहाँ जो सेवा है वो इस प्रकार से आप समझें कि मान लो मेरे से पूछा है कि लाइब्रेरियन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी कि आप एक इस नाम से पुस्तक है, आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं उसे। ठीक है ना, तो उस पुस्तक तक मैंने उस पाठक को, उस उपभोक्ता को उस पुस्तक तक रेफर किया। ठीक है, कि आपको वो जानकारी वहां मिल सकती है। तो इस प्रकार की जो सेवा है वो हमें रेफरल सेवा की श्रेणी में शामिल होती है, यानी रेफरल सेवा के अंतर्गत हम उसे शामिल कर सकते हैं। रेफरल सेवा को संदर्भ सेवा का ही रूप माना जाता है। ठीक है, इस सेवा के तहत उपभोक्ता या पाठक को आवश्यक जानकारी या डेटा के उपयुक्त स्रोत तक पहुंचाया जाता है। ठीक है ना, यानी रेफर किया जाता है, इसीलिए उसका नाम हम रेफरल सेवा दे रहे हैं। ठीक है, समझ गए ना। अब मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा रेफरल सेवा को। इसी रेफरल सेवा का उपयोग जब किया जाता है जब पाठक द्वारा मांगी गई सूचना को संदर्भ सेवा के द्वारा हल नहीं किया जा सकता। यानी अगर हम संदर्भ सेवा के जरिए उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मान लो किसी पाठक ने आके हमसे पूछा कि हमें इस प्रकार आपकी सहायता चाहिए, यानी इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलेगी, तो हम उसे संदर्भ सेवा के जरिए सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो हम उसे कोई स्रोत दे रहे हैं कि आप वहां से उस सेवा के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो संदर्भ सेवा के जरिए उसे हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम उसे किसी अन्य स्रोत के लिए रेफर कर रहे हैं, वो सेवा रेफरल सेवा की श्रेणी में आती है। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर होगा वो रेफरल सेवा होगा। ठीक है, उपभोक्ता को आवश्यक जानकारी या डेटा के उपयुक्त स्रोत तक पहुंचाया जाए, वो सेवा रेफरल सेवा कहलाती है। क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से स्टूडेंट समझ पाए होंगे क्वेश्चन नंबर 71 को। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 72। आमतौर पर सूचना स्रोतों को मुख्य रूप से दो निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। सूचना स्रोतों को मुख्य रूप से दो निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। वो दो श्रेणी कौन सी हैं? ये यहाँ पूछा है इस क्वेश्चन में, तो आप लोग आंसर दें कि वो दो श्रेणी कौन सी हैं। ठीक है, बताइए। प्राथमिक और द्वितीयक, संदर्भ और सूचना, रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन, पुस्तक और पत्रिका यानी बुक एंड मैगजीन्स, और डी जो ऑप्शन है वो वृत्त चित्र और गैर मुद्रित यानी डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन प्रिंट। ठीक है, इनमें से आपको आंसर देना है कि कौन सी इनमें से ये सेवा मानी गई है। ठीक है, सूचना स्रोतों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया, वो दो श्रेणी कौन कौन सी हैं? आप जल्दी से आंसर दीजिए, कौन कौन सी हैं? देखिए, सूचना स्रोतों को अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग प्रकार से विभाजित किया है। रंगनाथन ने सूचना स्रोतों को कुछ अलग श्रेणियों में विभाजित किया है, हेंसन और ग्रोवर ने अलग श्रेणियों में विभाजित किया है। यहाँ पूछा है कि दो निम्न श्रेणियों में विभाजित किया है, यानी सामान्यतः जनरल अगर हम बात करें तो सूचना स्रोतों को कौन सी श्रेणियों में बांट सकते हैं। यानी सबसे पहले अगर अपन चर्चा करें तो वो देखो वृत्त चित्र और गैर मुद्रित,
जिसे हम दस्तावेजी भी बोल सकते हैं, वृत्त चित्र को दस्तावेजी या फिर गैर दस्तावेजी स्रोत। ठीक है, इनमें हम इसे विभाजित करेंगे सूचना स्रोतों को मुख्य रूप से वृत्त चित्र और गैर मुद्रित यानी डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन प्रिंट में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दस्तावेजी जो स्रोत होते हैं वो क्या कौन से स्रोत होते हैं? दस्तावेजी स्रोतों में सूचना जो है वो लिखित रूप में मिलती है। ठीक है, यानी ये या तो पुस्तक के रूप में मिलेगी या पत्रिका के रूप में मिलेगी या समाचार पत्र के रूप में मिलेगी। यानी जो सूचना हमें एक पेपर पे मिल रही है, एक पेज पे मिल रही है लिखित रूप में, लिखित स्वरूप में, ठीक है, उस सूचना को हम मुद्रित कह रहे हैं, यानी प्रिंटेड उसे हम कह रहे हैं। ठीक है, दस्तावेजी स्रोतों की श्रेणी में आते हैं वो। दूसरा है यहाँ गैर मुद्रित यानी नॉन डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, गैर दस्तावेजी स्रोत होते हैं, उनमें सूचना लिखित स्वरूप में नहीं मिलती। ठीक है, लिखित या मुद्रित स्वरूप में उपलब्ध नहीं होती। वहां वो सूचना या तो कंप्यूटरीकृत होगी या फिर मशीन पठनीय रूप में हमें वो उपलब्ध होगी। जैसे कंप्यूटर पे किसी डाटा को स्टोर किया जाए या किसी सूचना को प्रोवाइड कराया जाए कंप्यूटर पे, तो उसे हम कहते हैं गैर दस्तावेजी। ठीक है, जैसे मान लो ऑडियो है कोई, वो हमें उपलब्ध कराई गई है, तो जो ऑडियो है वो एक गैर दस्तावेजी स्रोत माना जाता है। ठीक है, या फिर दृश्य हैं या कलाकृतियां हैं यानी चित्र हैं, यानी इस प्रकार की जो सूचना होती है वो गैर दस्तावेजी स्रोतों की श्रेणी में आती है। ठीक है, यहाँ जो क्वेश्चन में पूछा था वो सूचना स्रोतों को मुख्य रूप से दो निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, तो वो दो निम्न श्रेणियां गैर दस्तावेजी और दस्तावेजी मानी जाती हैं। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 73, आगे चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 73, तो किसने एक पंचांग सूचना कोष को देशों, व्यक्तियों, घटनाओं, विषयों और इसी तरह से संबंधित उपयोगी आंकड़ों और आंकड़ों के संग्रह के रूप में परिभाषित किया? आप लोग आंसर दें कि यहाँ पे क्या होगा। किसने एक पंचांग सूचना कोष को देश, व्यक्ति, घटना, विषय या फिर इसी तरह से संबंधित उपयोगी आंकड़ों और आंकड़ों के संग्रह के रूप में परिभाषित किया? ठीक है, who defined an almanac as a compendium of useful data and statistics relating to countries, personalities, events, subjects and the like। ठीक है, आपको यहाँ ऑप्शंस देखिए, H.W. विल्सन, R.R. वॉकर, H.P. सेन और विलियम ए केट्स। अब बताइए कौन सा यहाँ राइट होगा? देखिए पंचांग सूचना कोष जो है, यहाँ जो दिया है नाम पंचांग सूचना कोष। पंचांग सूचना कोष जो है ना वो एक ऐसा सूचना कोष होता है जिसका प्रकाशन भी वार्षिकी के समान धारावाहिकों के रूप में होता है। ठीक है, यानी पंचांग सूचना कोष का प्रकाशन भी जिस तरीके वार्षिकी का किया जाता है वैसे ही पंचांग सूचना कोष का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, इन दोनों में जो अंतर हम मान सकते हैं वो इस प्रकार मान सकते हैं कि वार्षिकी जो है वो एक वर्ष में जो घटनाएं हो रही हैं उनको प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, यानी मान लो इस वर्ष में, वर्ष 2024 में जिन घटनाओं को हम प्रकाशित कर रहे हैं, वर्ष 2024 की प्रमुख घटनाओं को हम वार्षिकी के अंतर्गत प्रकाशित करते हैं। ठीक है, वार्षिकी, दोनों में अंतर समझना, एक पंचांग सूचना कोष और एक वार्षिकी। ठीक है, वार्षिकी में पिछले वर्ष की घटनाओं का वर्णनात्मक विश्लेषण किया जाता है, पिछले वर्ष की घटनाओं को वहां समेकित किया जाए, और पंचांग सूचना कोष में पूर्वव्यापी घटनाओं का संकलन किया जाता है। ठीक है, इन दोनों में यही मौलिक अंतर होता है कि वार्षिकी में जो पुराना वर्ष है, पिछले वर्ष की घटनाएं हैं उनका समावेश किया जाएगा, और पंचांग सूचना कोष में पूर्वव्यापी घटनाओं का संकलन किया जाता है। ठीक है,
यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि किसके द्वारा इनको इस प्रकार परिभाषित किया है सूचना पंचांगों को। ठीक है, देखो यहाँ ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा, विलियम ए केट्स। विलियम ए केट्स द्वारा पंचांग सूचना कोश को देशों, व्यक्तियों, घटनाओं, विषयों और इसी तरह से संबंधित उपयोगी आंकड़ों और आंकड़ों के संग्रह के रूप में परिभाषित किया था। ठीक है, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, विलियम ए केट्स। विलियम ए केट्स के द्वारा पंचांग सूचना कोश को परिभाषित किया और वो परिभाषा उन्होंने इस प्रकार से दी जो क्वेश्चन में पूरी पूछ रखी है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है सूचना पंचांग सूचना कोश और वार्षिकी, इन दोनों में मौलिक अंतर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तो यहाँ परिभाषा पूछी है, हो सकता है आगे पंचांग सूचना कोश से रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाए, यानी इसमें किस प्रकार की घटनाएं समेकित की जाती हैं, यानी पूर्व व्यापी या फिर पिछले वर्ष की घटनाएं। ठीक है, कुछ भी यहाँ पूछा जा सकता है, तो आप लोग जो मैं बोल रही हूँ उन शब्दों पे ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 की। ठीक है, पढ़िए आप क्वेश्चन 74 क्वेश्चन नंबर पढ़िए और मुझे उसका आंसर दीजिए। CAS यानी करंट अवेयरनेस सर्विस। CAS सूचना सेवा की किस श्रेणी में आता है? इन विच कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस CAS कम्स। ठीक है, यानी करंट अवेयरनेस सर्विस जो है वो सूचना सेवा की कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आती है? यानी करंट अवेयरनेस सर्विस रेफरल सेवा के अंतर्गत आती है, या फिर रेस्पॉन्सिव इंफॉर्मेशन सर्विस के अंतर्गत, या फिर एंटीसिपेटरी के अंतर्गत, या फिर इंडेक्सिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन सर्विस के अंतर्गत। ठीक है, आपको आंसर देना है कि करंट अवेयरनेस सर्विस सूचना सेवा की कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आती है। देखिए, करंट अवेयरनेस सर्विस जो है सामयिक अभिगता सेवा, करंट अवेयरनेस सर्विस सूचना सेवा की अग्रिम सूचना सेवा यानी एंटीसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विस की श्रेणी के अंतर्गत आती है। ठीक है, इस सेवा के तहत पाठक या फिर शोधकर्ता, ठीक है, पाठक हो या शोधकर्ता हो या फिर वैज्ञानिक हो, इन सभी की जरूरतों को शीघ्रता पूर्वक हल किया जाता है करंट अवेयरनेस सर्विस के अंतर्गत। ठीक है, पाठकों को उनके विशिष्ट विषय तथा उससे संबंधित अन्य विषयों की जब भी नवीन सूचना प्रदान की जाए तो वो शीघ्र रूप में प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, यानी बहुत जल्दी समय में और तुरंत प्रभाव से जब भी हम किसी सूचना को प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो करंट अवेयरनेस सर्विस की श्रेणी में आती है, यानी अग्रिम सूचना सेवा की श्रेणी में आती है। ठीक है ना, अब देखिए अग्रिम सूचना सेवा में कुछ सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। जैसे हमने यहाँ पे हमसे पूछ लिया कि करंट अवेयरनेस सर्विस किस सेवा की श्रेणी में आती है, तो अग्रिम सूचना सेवा की श्रेणी में आती है। ठीक है, अब अग्रिम सूचना सेवा की श्रेणी में और भी आती हैं, उनमें कौन कौन सी हैं आप इनका ध्यान रखना। एक तो आपको पता ही है कि जागरूकता सेवा जो है, जागरूकता सेवा है ना, वो अग्रिम सूचना की श्रेणी में आती है। ठीक है, एक सामयिक अभिगता सेवा, दूसरी कौन सी है, सामयिक अभिगता सेवा जो क्वेश्चन में पूछी गई है, सामयिक अभिगता सेवा जैसे करंट अवेयरनेस सर्विस बोल रहे हैं CAS। ठीक है, एक होता है SDI यानी चयनित सूचना प्रसार सेवा, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, यानी ये जो 3 प्रकार की सूचना है ना, ये अग्रिम सूचना सेवा की श्रेणी में आती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अभी
आपसे जो पूछा गया है वो करंट अवेयरनेस सर्विस पूछा है, लेकिन आगे अगर जागरूकता सेवा का नाम दे दे या फिर एसडीआई का नाम दे दे तो वो भी अग्रिम सूचना सेवा की श्रेणी के अंतर्गत शामिल की गई है। ठीक है ना। रंगनाथन के द्वारा करंट अवेयरनेस सर्विस को एक परिभाषा के रूप में परिभाषित किया और उस परिभाषा को मैं आपको एक बार बोलकर बता रही हूँ, तो आप उन शब्दों पे ध्यान देना कि रंगनाथन ने सामयिक अभिज्ञता सेवा को यानी CAS को किस प्रकार परिभाषित किया था। ठीक है। सामयिक अभिज्ञता सेवा पाठक को उसके विशिष्ट विषय तथा संबंधित अन्य विषयों की नवीनतम सूचना शीघ्रता पूर्वक प्रदान करने का प्रयास करती है। क्या? सामयिक अभिज्ञता सेवा। ठीक है। इस प्रकार से सामयिक अभिज्ञता सेवा को करंट अवेयरनेस सर्विस को रंगनाथन के द्वारा परिभाषित किया था। क्लियर हुआ? 74 क्वेश्चन नंबर 74 आप सब लोगों को समझ में आया होगा। उम्मीद करती हूँ मेरी इस क्लास में आपको आनंद मिल रहा होगा और आपको इंटरेस्ट के साथ में आप सभी पढ़ रहे होंगे। क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। ठीक है। मुझे भी साथ साथ में मोटिवेशन देते रहिए, जिससे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आपके सामने लेकर आऊं और आपके क्वेश्चन पेपर में मदद करवा पाऊं कि आप आगे उस क्वेश्चन पेपर को किस प्रकार से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 75, वर्णानुक्रम में व्यवस्थित स्थानों का भौगोलिक शब्दकोश जाना जाता है। ए ज्योग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ प्लेसेस अरेंज्ड अल्फाबेटिकल इज नोन एज। इनमें से आपको आंसर देना है। दीजिए क्या होगा आंसर। वर्णानुक्रम में व्यवस्थित स्थानों का भौगोलिक शब्दकोश जो है वो किस नाम से जाना जाता है, यहां आपको बताना है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गाइड बुक या फिर ग्लोब या फिर गजेटियर या फिर एटलस, किसके नाम से जाना जाता है? तो आप आंसर दें। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ राइट आंसर होगा, यानी गजेटियर जो है वो यहाँ राइट आंसर माना जाएगा। देखिए वर्णानुक्रम में व्यवस्थित स्थानों का भौगोलिक शब्द जो है वो गजेटियर नाम से जाना जाता है। ठीक है। गजेटियर एक ऐसा भौगोलिक स्रोत माना जाता है जिसके अंतर्गत किसी स्थान के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान की जाती है, गजेटियर के अंतर्गत। ठीक है। समझ गए ना। जैसे किसी ऐतिहासिक स्थान के बारे में जानकारी अगर हमें लेनी है तो हम गजेटियर से ले सकते हैं। ठीक है। या फिर राजनीतिक या फिर सांस्कृतिक, प्रशासनिक, इन सभी की अगर हमें जानकारी लेनी होती है तो हम गजेटियर स्रोत को ढूंढते हैं, उसमें हमें इस प्रकार की जानकारी मिल सकती है। ठीक है। तो वर्णानुक्रम में व्यवस्थित स्थानों का भौगोलिक शब्दकोश गजेटियर नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? इसलिए गजेटियर को एक भौगोलिक शब्दकोश के समान भी माना है, यानी ज्योग्राफिकल डिक्शनरी के समान इस गजेटियर को माना गया है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। जहां क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ी इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत है वहां मैं थोड़ी दे रही हूँ और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाकी जहां मुझे लग रहा है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन बन सकता है तो मैं आपको वही की वही पॉइंट आउट करती चल रही हूँ। ठीक है। अब आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 76, इंटरनेट सर्वर कहलाता है। इंटरनेट सर्वर इज नोन एज, क्या कहलाता है? यहां आपको बताना है कि इंटरनेट सर्वर जो है वो क्या है। ठीक है। ठीक करिए, ब्रिज है या फिर हब है या क्लाइंट है या होस्ट है? राइट आंसर होगा हमारा होस्ट। ठीक है। होस्ट क्यों होगा? देखिए नेटवर्क होस्ट जो है वो एक ऐसा उपकरण माना जाता है जो एक कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर नेटवर्कों से जोड़ता है। ठीक है। यानी एक कंप्यूटर को हम दूसरे अन्य किसी कंप्यूटर के साथ में अगर हम जोड़े तो वो नेटवर्क होस्ट के जरिए जोड़ सकते हैं।
ठीक है, ये नेटवर्क जो है वो उपयोगकर्ताओं या अन्य होस्टों को सूचना संसाधन सेवाएं या फिर एप्लीकेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, हम अगर जनरल वे में होस्ट को समझे तो इंटरनेट में भाग लेने वाले जितने कंप्यूटर हैं उनको इंटरनेट होस्ट के रूप में हम जान सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ इंटरनेट सर्वर कहलाता है होस्ट। ठीक है ना, यानी जितने भी कंप्यूटर इंटरनेट में भाग ले रहे हैं उसे हम इंटरनेट होस्ट का नाम दे सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इंटरनेट सर्वर को हम होस्ट का नाम दिया है। ठीक है ना, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 77, स्कोपस है। स्कोपस क्या है? यहां आप इनमें से भरिए कि स्कोपस जो है वो क्या माना जाता है। ठीक है, फुल टेक्स्ट डेटाबेस या फिर न्यूमेरिकल या संख्यात्मक डेटाबेस या फिर सार और उद्धरण डेटाबेस या फिर ग्रंथ सूची संबंधी डेटाबेस। ठीक है, आपको आंसर देना है कि इनमें से स्कोपस जो है वो कौन सा डेटाबेस माना जाता है। ठीक है, आंसर दो। स्कोपस जो है वो सार और उद्धरण डेटाबेस माना जाता है। ये सार और उद्धरण डेटाबेस जो है वो व्यापक रूप से साहित्य खोज या फिर विश्लेषण के लिए जब शोध उपकरण के रूप में शोधकर्ताओं और पुस्तकालय अध्यक्षों या फिर हम कहें तो शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा जब प्रयोग किया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है ना, समझ गए यहां तक कि स्कोपस एक सार और उद्धरण डेटाबेस की श्रेणी में आता है जो व्यापक रूप से साहित्य खोज और विश्लेषण के लिए शोध उपकरणों के रूप में काम करता है। ठीक है, शोध उपकरणों के रूप में उसे काम में लिया जाता है, या तो किसी शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा लिया जाए या फिर पुस्तकालय अध्यक्षों के द्वारा लिया जाए या फिर हम कहें तो शोधकर्ताओं द्वारा लिया जाए। ठीक है ना, स्कोपस एक तात्कालिक, आधिकारिक अथवा प्रासंगिक शोध ढूंढता है। हम कहें तो तात्कालिक अगर कोई सोर्स के बारे में जानकारी लेनी है, ठीक है, तात्कालिक या आधिकारिक शोध अगर ढूंढने की बात आती है तो हम स्कोपस के जरिए ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना, विशेषज्ञों की पहचान करने में या फिर विश्वसनीय डेटा खोजने में यही स्कोपस मदद करता है। ठीक है, इसकी लॉन्चिंग डेट आपको पता है कि स्कोपस को कब लॉन्च किया गया था? स्कोपस को कब लॉन्च किया गया था? वर्ष 2004 में। पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, आप ध्यान दें इस पे। ठीक है ना, स्कोपस को वर्ष 2004 में लॉन्च किया गया था, जो कि एक सार और उद्धरण डेटाबेस की श्रेणी में आता है, एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डेटाबेस की श्रेणी में आता है। ठीक है ना, इसके स्कोपस के अंतर्गत 5000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों के लगभग 40,000 शीर्षक सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है ना, इतनी जानकारी हम स्कोपस के बारे में ली। अब आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? आप बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनपुट और आउटपुट डिवाइस सबको पता होगा मेरे ख्याल से, और अगर जो स्टूडेंट इनमें डिफरेंशिएट कर पाता है कि इनपुट डिवाइस कौन सी होती है और आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, मेरे ख्याल से वो ये आंसर टिक कर पाएगा कि इनमें से कौन सी है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड में ये यूनिट दी हुई है, तो आपको इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप आंसर टिक करिए, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक और प्रिंटर। मैं अगर आपको परिभाषा दूं तो परिभाषा के हिसाब से आप टिक करना कि इनपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस होती हैं जिनके द्वारा उपयोगकर्ता
कंप्यूटर के साथ सीधा जुड़ता है ना, यानी डायरेक्ट जो कनेक्शन होता है कंप्यूटर से या कंप्यूटर से जुड़े सारे इंस्ट्रूमेंट से, वो होती हैं इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, जैसे कि माउस इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है, कीबोर्ड, माउस को यूजर मतलब डायरेक्ट टच करता है माउस को, ठीक है, कीबोर्ड को भी डायरेक्ट टच करता है, जॉयस्टिक को भी डायरेक्ट, यानी वो भी एक इनपुट का काम करता है। ठीक है, अगर और एग्जांपल में दूं इनपुट के, तो ट्रैक बॉल है, वो भी इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। ठीक है, माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है, वेब कैमरा भी इनपुट डिवाइस होता है, लाइट पेन भी इनपुट है, टच स्क्रीन अगर हम बात करें तो टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आती है, MICR ये भी, OCR, OMR, BCR, बारकोड रीडर। ठीक है, ये सभी किसकी, डिजिटल कैमरा, ये भी इनपुट डिवाइसेस की श्रेणी में ही आते हैं। तो यहाँ जो ये प्रिंटर है, प्रिंटर का नाम नहीं है इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स में, प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस माना जाता है। ठीक है ना। अच्छा, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है बताइए। आउटपुट डिवाइस का कार्य क्या होता है, इनपुट द्वारा दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर पर प्रदर्शित करना। ठीक है, यानी हमने जैसे कीबोर्ड के द्वारा जो इनपुट दिया उसे कंप्यूटर पर प्रदर्शित करना किसका काम होता है, आउटपुट डिवाइसेस का। ठीक है, तो यहाँ जो आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल अगर हम कहें तो मॉनिटर है ना, आउटपुट डिवाइसेस की जो है वो मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ठीक है, प्रोजेक्टर हम बोल सकते हैं, प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। ठीक है, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आउटपुट डिवाइसेस की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, स्पीकर मानो, ये भी आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है, हेडफोन अगर लगाएं, हेडफोन भी आउटपुट डिवाइस में होता है। ठीक है, GPS और स्पीच सिंथेसाइजर, ये भी आउटपुट डिवाइसेस की श्रेणी में आते हैं। मुख्य रूप से जो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं वो प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, ये जो है वो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। बाकी माउस हुआ, स्कैनर हुआ, जॉयस्टिक हुआ, ट्रैक बॉल हुआ, ठीक है, कीबोर्ड हुआ, ये सभी इनपुट डिवाइसेस की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। समझ गए? मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स इनपुट और आउटपुट समझ पाए होंगे। आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से पुस्तकालय को इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ सम्मिलित किया गया, यानी आप बताइए इनमें से कौन सा पुस्तकालय था जिसे इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ सम्मिलित किया गया। ठीक है ना, आप आंसर दें। रॉयल पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता, या फिर विलियम कॉलेज लाइब्रेरी कलकत्ता, या फिर कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता, या डी जो ऑप्शन है वो राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता। ठीक है, इनमें से आपको बताइए कि इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ कौन से पुस्तकालय को सम्मिलित किया गया। आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट होगा, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता, इसे इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ सम्मिलित किया गया। देखिए, अगर मैं इसका इतिहास के बारे में अगर मैं थोड़ी चर्चा करूं तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ सम्मिलित किया गया है, ये हम क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, उसका आंसर हमने दिया। सबसे पहले 1836 में भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय को स्थापित किया गया था। ठीक है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1836 में भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में स्थापित की गई थी। ठीक है ना, समझ गए यहां तक। वर्ष 1902 में इसी लाइब्रेरी को, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को
1902 में इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया। ठीक है, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है कि इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ किसे सम्मिलित किया? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को, जो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहा जाता था। ठीक है ना, समझ गए? अब देखिए, आजादी के बाद इंपीरियल लाइब्रेरी को द इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट 1948 के तहत राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया। किसे? इंपीरियल लाइब्रेरी को। एक एक्ट था, द इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट 1948। ठीक है ना, समझ पाए यहां तक? इसको चेंज ऑफ नेम एक्ट 1948 के तहत राष्ट्रीय पुस्तकालय इसे बनाया गया, जिसे वर्ष 1953 से, देखिए कुछ वर्ष जो मैं बता रही हूं ये इंपोर्टेंट फैक्ट के रूप में है। ठीक है, जिसे वर्ष 1953 से सभी भारतीयों के लिए खोला गया था। ठीक है, उस समय शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद, उनके द्वारा इसे सभी भारतीयों के लिए खोल दिया गया था। क्लियर हुआ? यहाँ वर्ष 1948 का जो एक्ट था, द इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट 1948, उसके द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया इंपीरियल लाइब्रेरी को। ठीक है, और उसे 1953 से भारतीयों के लिए खोल दिया गया। ठीक है, इस पुस्तकालय के जो पुस्तकालय अध्यक्ष, मतलब पहले जो लाइब्रेरियन बनाए गए वो BS केशवन को बनाया गया था। ठीक है, BS केशवन को बनाया गया था। क्लियर हुआ? और इसका मुख्यालय अगर हम कहें, इसका पुस्तकालय जो है वो बेलवेडियर में स्थापित किया गया था। ठीक है, इस पुस्तकालय को यानी जो 1953 से खोला गया उसे बेलवेडियर में स्थापित कर दिया गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ जो पूछा है वो क्वेश्चन में यही पूछा है कि इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ सम्मिलित किया गया किसे? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को। ठीक है, 1836 में स्थापित हुई थी ये भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में, जिसे वर्ष 1902 में इंपीरियल लाइब्रेरी में मिलाया गया। ठीक है, और वर्ष 1948 के जो एक्ट के द्वारा इसका नाम चेंज किया, जिसे 1953 से सभी भारतीयों के लिए खोला गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सी इंटरनेट की एक महत्वपूर्ण सेवा है? इनमें से कौन सी इंटरनेट की यानी इंटरनेट के द्वारा दी जाने वाली महत्वपूर्ण सेवा कौन सी है? करंट अवेयरनेस सर्विस, या सूचना सेवा, या SDI, या फिर ईमेल? मेरे ख्याल से ये तो तीनों नहीं होंगी। अगर स्टूडेंट्स गहराई से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वैसे इसमें गहराई से पढ़ने की कोई बात नहीं है। इंटरनेट की एक महत्वपूर्ण सेवा इनमें से कौन सी मानी जाती है? तो ईमेल। ठीक है, राइट आंसर यहाँ ईमेल होगा। ईमेल जो है वो इंटरनेट की एक महत्वपूर्ण सेवा के रूप में होती है। इस सेवा के माध्यम से किसी कंप्यूटर या फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से, है ना, पत्र भेजना या फिर अन्य लिखित दस्तावेजों को भेजा जा सकता है। जैसे मान लो मुझे कोई डॉक्यूमेंट कहीं भेजना है तो मैं उसे स्कैन करूंगी और ईमेल के जरिए उसे भेज दूंगी। ठीक है ना, एक ईमेल को भेजने के लिए ईमेल पता होना बहुत जरूरी होता है। यानी मैं भेज रही हूँ तो मेरा एक ईमेल एड्रेस होगा और सामने जिसको मैं भेज रही हूँ उसका एक अलग से ईमेल एड्रेस होगा। इन दोनों का होना जरूरी होता है। ठीक है, जो यूजर नेम और डोमेन नेम से बनता है। समझ गए ना? ईमेल एड्रेस हमेशा यूजर नेम और डोमेन नेम से बनाया जाता है। इस सेवा के माध्यम से ही, यानी ईमेल की जो इंटरनेट के द्वारा दी जाने वाली जो सेवा है ईमेल, ठीक है, इसके माध्यम से उपयोगकर्ता को घर बैठे कोई भी दस्तावेज आसानी से मिल सकता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ ईमेल का उपयोग किया जाता है। क्लियर हुआ सबको? मेरे ख्याल से 81 क्वेश्चन तक समझ में आया होगा। आगे हम चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, इन्फ्लुनेट क्या है? इन्फ्लुनेट क्या है आप बताइए? सूचना एवं पुस्तकालयों का नेटवर्क है,
या फिर शिक्षण संस्थाओं का नेटवर्क है, या नेटवर्कों का व्यापक नेटवर्क है, या एक संस्था का नेटवर्क है। आप इसके बारे में क्या समझते हैं कि इन्फ्लिवनेट इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, इसका पूरा नाम अगर हम कहें इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। इन्फ्लिवनेट का पूरा नाम इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। क्लियर हुआ? अब बताइए, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क इन्फ्लिवनेट जो है वो सूचना एवं पुस्तकालयों का नेटवर्क होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट होगा, सूचना एवं पुस्तकालयों का नेटवर्क होता है, ठीक है। इन्फ्लिवनेट की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1991 में, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी ये भी आपको ध्यान रखना है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसे वर्ष 1991 में स्थापित किया गया था, ठीक है। 1991 में यूजीसी के द्वारा इन्फ्लिवनेट इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क को स्थापित किया गया था, ठीक है ना। IUCAA के तहत एक नाम देखें, IUCAA, ठीक है। IUCAA के तहत इस पुस्तकालय नेटवर्क की शुरुआत एक परियोजना के रूप में की गई थी, ठीक है, जिसे 1996 से एक स्वतंत्र अंतर विश्वविद्यालय केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया, ठीक है। कहाँ किया गया था इसका मुख्यालय? गांधीनगर गुजरात में। समझ गए? ये जो नेटवर्क है वो भारत में सूचना का सही उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है या संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, वो देश में सभी नेटवर्कों को स्थापित करने में जोर देता है इन्फ्लिवनेट, ठीक है। यानी पूरे देश भर में नेटवर्क स्थापित करने पे जोर देता है इन्फ्लिवनेट, ठीक है। इसी उद्देश्य से इन्फ्लिवनेट को स्थापित किया गया था वर्ष 1991 में, ठीक है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सा कार्य संपादन की दिशा में सही क्रम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वर्क फ्लो? इनमें से कौन सा कार्य संपादन की दिशा में सही क्रम है, ठीक है ना। अब आपको बताना है, ए प्रसरण, चयन, क्रियान्वयन या अधिग्रहण, या फिर चयन, क्रियान्वयन, अधिग्रहण या प्रसरण। इंग्लिश में आप लोग देख लेना, सिलेक्शन, प्रोसेसिंग, एक्विजिशन एंड डिसेमिनेशन, ठीक है। सी ऑप्शन है चयन, अधिग्रहण, क्रियान्वयन या प्रसरण। सिलेक्शन, एक्विजिशन, प्रोसेसिंग एंड डिसेमिनेशन, यानी इनको अलग अलग तरीके से यहाँ अरेंज कर दिया है। आपको इनका सही सीक्वेंस बताना है कि सही इनका सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। यहाँ जो ऑप्शन सी है वो राइट है, यानी चयन, अधिग्रहण, क्रियान्वयन और प्रसरण ये जो है वो कार्य संपादन की दिशा में सही अनुक्रम माना जाता है, ठीक है। समझ गए ना? यानी पहले चयन किया जाएगा, सबसे पहले चयन होगा, फिर अधिग्रहण, ठीक है, फिर क्रियान्वयन और फिर प्रसरण, ठीक है। जिनके इंग्लिश शब्द हैं, पहले सिलेक्शन, फिर एक्विजिशन, फिर प्रोसेसिंग, फिर डिसेमिनेशन, ठीक है ना। चयन प्रक्रिया में यानी कार्य संपादन की दिशा में जो पहली प्रक्रिया के रूप में होती है वो होता है चयन करना, ठीक है। यानी चयन प्रक्रिया जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सूचना आवश्यकताओं को उत्तम रूप से पूरा करने के लिए सामग्रियों की पहचान करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम कहें, फिर अधिग्रहण होता है,
अधिग्रहण प्रक्रिया आती है चयन प्रक्रिया के बाद में। अधिग्रहण के अंतर्गत पुस्तकालय विक्रेताओं द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं, यानी रिकॉर्ड खरीद जो हमें खरीदना है उसे अधिग्रहण करने का काम किया जाता है, ठीक है, यानी अर्जित करना होता है। और फिर उसके बाद में आती है क्रियान्वयन प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत पुस्तकालय के कार्यों को सफलतापूर्वक किया जाता है क्रियान्वयन में। यानी पुस्तकालय पहले सेलेक्ट करेगा, फिर उसे ऑर्डर करेगा, फिर उसका क्रियान्वयन होगा, फिर प्रसरण डिसेमिनेशन प्रक्रिया लास्ट में आती है। इसके तहत पुस्तकालय में अर्जित की गई पुस्तकों का प्रचार प्रसार करना होता है प्रसरण के अंतर्गत, ठीक है ना। यहाँ जो ये ऑप्शन नंबर सी है, वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ राइट आंसर होगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ। प्रसरण में क्या होता है, जो भी हमने सामग्री हमारे पुस्तकालय में ली, उन सामग्रियों का प्रचार प्रसार करना ही प्रसरण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। आगे बढ़े। क्लियर हुआ यहाँ तक? मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 82 तक समझ पाए होंगे, ठीक है। आप लोग जुड़े रहे, बने रहे मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करें, जिससे मैं आपके सामने बहुत अच्छी वीडियोस आपके सामने लेके आऊं और आपके एग्जाम में थोड़ा सा मैं भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेशन देने की कोशिश करिएगा।